So last time, what is it that we had discussed? Arrays, doing iterations around arrays, and I had given a two-dimensional array example, and we had seen that while addition subtraction could be straightforward, multiplication required 3 nested iterations. आज हम लोग मैट्रिसेस का टू-डायमेंशनल मैट्रिक्स देखे थे हम लोग. एरेज हमने पहले कंसिडर किया था. वो एरेज में हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे. कैरेक्टर स्ट्रिंग मालूम है क्या होता है? कैर टाइप मालूम है? वेरिएबल. इंट और फ्लोट नाम के वेरिएबल तो आपने देखे हैं. ये कैर टाइप वेरिएबल क्या होता है? इसको ऐसे असाइन की जाती वैल्यू. ये x नाम का जो वेरिएबल है उसमें एक लोकेशन रहेगा. इसकी लेंथ जो है वो 1 बाइट रहेगी खाली. 1 बाइट यानी कितने बिट्स हुए? 8. 8 बिट में कितनी वैल्यूज रहती हैं मैक्सिमम? 0 to 8 बिट हैं. 8 बिट का मतलब हुआ 2 to the power 8 minus 1 is the largest value. 256 total values. Smallest value will be 0, largest value will be 250. इतनी वैल्यूज 1 बाइट में आ सकती हैं. नॉर्मली हम लोग इंटीजर बोलते हैं 2 बाइट या 4 बाइट का, उसमें 1 बिट साइन के लिए चली जाती है. फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, उसमें मैंटिसा अलग रहता है, एक्सपोनेंट अलग रहता है. लेकिन कैर टाइप का जो वेरिएबल है वो पूरी की पूरी 8 बिट उसको सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो 256 डिफरेंट सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये सिंबल के रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है? कौन सा कोड यूज करते हैं सिंबल्स रिप्रेजेंट करने को इंटरनली? मालूम? ASCII कोड. ASCII बहुत पुराना स्टैंडर्ड है. उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. यानी आपने कैपिटल A लिखा, B लिखा, Z लिखा, सिंबल 1 2 3 4 डिजिट्स लिखे, लेस देन साइन लिखा, ग्रेटर देन साइन लिखा, ये सब सिंबल हुए ना. हर सिंबल की एक वैल्यू है अंदर. उस वैल्यू को बोलते हैं उसका ASCII कोड. तो आप लोग कंप्यूटर में बैठ के जब टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, तो आपने जैसे टाइप किया इक्वल टू सिंबल, अब वो कीबोर्ड से जो जाता है अंदर वो इक्वल टू सिंबल ऐसा इक्वल टू करके नहीं जाएगा. क्या जाएगा? कोई वैल्यू जाएगी उसकी. कौन सी वैल्यू जाएगी? उसका जो ASCII कोड है उसकी वैल्यू जाएगी. किसी भी प्रोग्रामिंग की किताब में आपको एक ASCII कोड टेबल मिलेगा और उस कोड टेबल में सब वैल्यूज लिखी हुई हैं. जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं जैसे कैर ब्लैंक एक्स. अब इसमें आप टाइप करेंगे, gedit में जाके प्रोग्राम बनाएंगे. उस प्रोग्राम में क्या लिखा होगा? एक लाइन में CHAR ब्लैंक एक्स सेमीकोलन और एंटर. इतने सारे सिंबल्स लाइन में आ गए. वो सबके सब सिंबल्स आपके कीबोर्ड से कहीं तो भी गए, फिर वहाँ जाके एडिटर प्रोग्राम में गए, वो आपने देखे यहाँ पे. लेकिन वो जाने आने का जो आवागमन है इन शब्द इन सिंबल्स का, वो कैसे होता है? वो ASCII कोड के थ्रू. तो जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ भी एक कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उसका सिंबल की वैल्यू जाती है अंदर, और अंदर जाके कहीं तो भी स्टोर हो जाती है. हमारे प्रोग्राम में हम ऐसी वैल्यूज कैसे स्टोर करें, इसके लिए ये कैर टाइप बनाया गया. अब चूंकि 1 बाइट में रहता है एक कैरेक्टर, तो उसकी 256 डिफरेंट सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नॉर्मली हम लोग कौन से सिंबल्स यूज करते हैं बताइए? लेटर्स हुए A B C D X Y Z तक. कैपिटल लेटर्स हुए A B C Z तक. डिजिट्स हुए 0 1 2, कितने डिजिट्स हैं? 9 तक. ये सब सिंबल हैं. हम लोग ग्राफिकली लिखते हैं कागज पे 9. तो जब 9 का बटन आप दबाते हैं तो 9 वैल्यू नहीं जाती अंदर. 5 दबाते तो 5 नहीं जाता है अंदर.
Z दबाते हैं तो Z कैरेक्टर नहीं जाता है, वो जाते क्या है, ASCII वैल्यू। अब ये 0 की ASCII वैल्यू होती है, ये मैं यहां लिख रहा हूं ASCII कोड्स। 48, 1 की होती है 49, 2 की होती है 50, एटसेट्रा। ये ASCII वैल्यू है। यानी अगर आपने कैर x बोला और यहां पे मान लीजिए आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 0, तो x के अंदर क्या जाएगी वैल्यू, 0 नहीं जाएगी, वो वैल्यू जाएगी उसका ASCII कोड यानी 48। ये 48 वैल्यू जाएगी। आप अपने प्रोग्राम में कहीं लिखेंगे इफ, जैसे कैर x कॉमा y बोला, कुछ तो भी इसका क्या मतलब हुआ, सी इन कुछ बोलते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, सी इन y बोलेंगे तो y की वैल्यू आएगी। जो भी आप कैरेक्टर टाइप करोगे वो अंदर जाएगा। ओके, मान लीजिए आपने कोई कैरेक्टर टाइप किया और उसको आपको अंदर जाके चेक करना है कि भी जो कैरेक्टर टाइप किया वो क्या था, क्या वो 5 था, क्या वो 6 था। तो आप कैसा इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ y इक्वल इक्वल 5, यानी ये 5 सिंबल हुआ, सिंगल कोट में डाला इसलिए, नंबर 5 नहीं हुआ है। तो अंदर जाके ये क्या चेक करेगा कि y में जो भी लिखे हैं बाइट उसकी वैल्यू ASCII कोड है क्या 5 का, वो है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कैरेक्टर के साथ जब भी हम खिलवाड़ करते हैं तो कैरेक्टर के ASCII कोड उसका मतलब है। और 256 ASCII कोड है। आप कितने सिंबल देखते हैं कीबोर्ड पे, पूरे 256 तो नहीं दिखते। यानी कई ASCII कोड ऐसे हैं जिनका सिंबल अपने को दिखेगा नहीं। ये ब्लैंक लिखा आपने यहाँ पर, आपने टाइप तो किया ब्लैंक, क्या वो जो लंबा बार है उसको टाइप कर देते हैं, क्या वैल्यू जाएगी अंदर, 32। ब्लैंक का कोड होता है। उसी तरह से क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू सिंबल, स्लैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, हर सिंबल की कोई तो भी वैल्यू है। तो आप वो सिंबल को अगर आप रीड कर पाए अंदर तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये सिंबल है, क्या ये वो सिंबल है, क्या ये वो सिंबल है, ऐसा। तो ये इस तरह से बेसिक कैरेक्टर हैंडलिंग ऐसे होता है। अब सी इन जो स्टेटमेंट है वो सी इन स्टेटमेंट में एक खामी है। सी इन स्टेटमेंट अलग अलग कैरेक्टर को तो पढ़ लेगा, लेकिन मान लीजिए आपने ब्लैंक टाइप किया तो ब्लैंक को नहीं पढ़ेगा। सी इन हम लोग किस लिए यूज करते हैं नॉर्मली, ये देखिए, अगर हमने बोला इंट p फ्लोट q और बाद में लिखा सी इन ग्रेटर ग्रेटर p ग्रेटर ग्रेटर q, इसका क्या मतलब हुआ, कोई दो वैल्यूज देगा, एक वैल्यू इंटीजर होगी, एक वैल्यू रियल होगी। आप टाइप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको वैल्यू देना है p के लिए 15 और q के लिए 27.8, तो आप टाइप करेंगे 15, फिर ब्लैंक छोड़ेंगे कुछ, फिर 27.8 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना आप इनपुट पे वैल्यू। तो सी इन क्या करता है, वो ये कैरेक्टर पढ़ता है, जब भी ब्लैंक आ गई तो बोलता है एक वैल्यू खत्म हो गई। तो जितनी नॉन ब्लैंक कैरेक्टर है वो पढ़ेगा और ये 15, 1 और 5 का कोड जाएगा अंदर, उसको वो कन्वर्ट करेगा 15 वैल्यू में और फिर उसको असाइन कर देगा पी को। उसी तरह ये पढ़ेगा 27.8, क्योंकि इसके पहले ब्लैंक है, इसके बाद में ब्लैंक है, एंटर। तो ब्लैंक और एंटर के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उसको वो इकट्ठा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई कैरेक्टर इनपुट करना है तो अगर हम इसके यहाँ पे Z टाइप करें तो Z चला जाएगा अंदर, इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करें तो क्वेश्चन मार्क चला जाएगा, लेकिन इसके यहाँ पे अगर ब्लैंक टाइप करें तो ब्लैंक नहीं जाएगी अंदर। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सी इन जो कमांड है वो सारी ब्लैंक को भगा देती है। सी इन जो कमांड है वो एंटर सिंबल भी नहीं लेती। अब चूंकि हम कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर हम टाइप करें उसे हम कैप्चर करके अंदर डाल सकें, ऐसी कोई कमांड चाहिए। सो सी इन विल नॉट वर्क बिकॉज सी इन इग्नोर्स
all blanks. Cin ignores enter character. We need some other function. There is a function in C which is pre-written. लाइब्रेरी का फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है गेट कैर. ये फंक्शन पता है कैसे लिखते हैं? अपन ने देखा था एक बार. फंक्शन लिखना पढ़ा है अपन ने कहीं? अच्छा, फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन है. जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं आप मैथ्स में, तो एक्स की वैल्यू दी होगी, तो मान लीजिए कहीं एफ ऑफ एक्स कहीं तो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप एफ ऑफ एक्स बोलेंगे तो वो प्रोग्राम जाएगा उधर एक्स को लेके और उधर से एफ एक्स की वैल्यू लेके आएगा. करीब करीब इसी तरह ये गेट कैर नाम का एक फंक्शन है सी प्लस. तो जैसे सी इन आप लिखते हैं, उसकी बजाय आप गेट कैर लिखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट. इसको कोई पैरामीटर नहीं होता. अगर आपने ये कमांड कहीं भी प्रोग्राम में लिख दी गेट कैर, तो तुरंत जो कंप्यूटर है वो आपके कीबोर्ड में जाएगा और आपसे जो भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे उसको ले लेगा और वो लेके आके इसकी वैल्यू देगा. वो वैल्यू कहाँ जाएगी? तो इसलिए इसको हमेशा ऐसे यूज करते. एक्स इज इक्वल टू गेट कैर, वेयर एक्स इज ए कैरेक्टर टाइप. सो इफ यू राइट लाइक दैट, यू विल कैप्चर ए कैरेक्टर. यहां पे भी हम लोग कैरेक्टर कैप्चर कर रहे थे, यहां पे भी कर रहे हैं. क्या फर्क है दोनों में? फर्क यह है कि सी इन से अगर कैप्चर करते हैं तो ब्लैंक इग्नोर हो जाएगा, एंटर इग्नोर हो जाएगा. गेट कैर से अगर कैप्चर करते हैं, कोई सा भी की दबाओ आप, वो की कैप्चर होगा. स्पेस दबाओगे स्पेस कैप्चर हो जाएगा, एंटर दबाओगे एंटर कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि एंटर का भी ASCII कोड है, हर चीज का ASCII कोड, हर चीज का ASCII कोड. अगर ये फंक्शन हमें दिया है तो हम ये प्रॉब्लम अब ऐसा लिखते हैं. Read all characters from keyboard till X is typed. ये प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है? कीबोर्ड में कोई तो भी आप बोलेंगे, आप कैरेक्टर टाइप करते जाओ, जो भी कैरेक्टर टाइप करे 5, 10, 15, 50, 100, वो सब कैरेक्टर पढ़ते जाओ एक एक करके. कब तक? जब तक कोई बड़ा कैपिटल एक्स नहीं टाइप कर दे. अगर उसने कैपिटल एक्स टाइप किया, आपको रुक जाना है. जब तक कैपिटल एक्स नहीं टाइप करता, आपको पढ़ते जाना. ठीक है, ये प्रॉब्लम. और आपने कैपिटल एक्स आने तक कितने कैरेक्टर पढ़े? 25 पढ़े होंगे, 50 पढ़े होंगे, जितने भी पढ़े. ये प्रोग्राम बोलता है कि हर कैरेक्टर जो आपने पढ़ा उसका ASCII वैल्यू प्रिंट करो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, हमें ASCII वैल्यू चाहिए उसकी. कैरेक्टर तो हम टाइप कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सबसे पहले ये पता करते हैं कि कैरेक्टर के ASCII कोड तो इससे गेट कैर से आ जाएगा, लेकिन उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? ये तो एक कैरेक्टर टाइप हुआ. तो इसके लिए एक सहूलियत जो C++ में है वो ऐसी है कि अगर हमने कहीं पे इंट q ऐसा मान लीजिए डिक्लेयर किया, तो इस प्रोग्राम में अगर कोई कैरेक्टर वेरिएबल है y या x, और कभी भी मैं q इक्वल टू y लिख देता हूं, तो y जो कैरेक्टर है जिसके अंदर मान लीजिए 48 या ऐसी कोई वैल्यू है, वो 48 वैल्यू न्यूमेरिकली यहां असाइन हो जाएगी. यानी y नंबर है तो y को वैल्यू क्या होगी? सिंबल नहीं होगा, उसकी जो ASCII कोड है वो असाइन हो जाए. क्योंकि कंप्यूटर जो है ASCII कोड को एक नंबर की तरह ही ट्रीट करता है. वो नंबर हो सकता है 0 to 255 के बीच में कोई भी नंबर. तो कैरेक्टर वेरिएबल स्पेशल वेरिएबल, एक तरफ तो वो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ चूंकि वो रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू से करता है, इट ऑल्सो हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू
which is equal to the ASCII value. So now suppose you have to solve this problem, how will you solve it? You have to read characters, convert every character into ASCII code, and keep doing this again and again and again till what time? Till somebody types capital X. If character typed is capital S, घर जाओ, छुट्टी करो. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? करिए, लिखिए प्रॉब्लम. एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे इसका? इटरेटिवली पढ़ना है हमें, पढ़ते जाना है कैरेक्टर को. मान लीजिए पहले आपने एक कैरेक्टर पढ़ा, पहले डिक्लेरेशन देख लेते. क्या क्या डिक्लेरेशन होंगे? एक कैर टाइप वेरिएबल लगना चाहिए अपने को, उसको बोल देते हैं एक्स मान लीजिए. फिर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा, से वैल्यू वी. ये वी को बोलेंगे टू कीप ASCII वैल्यू. नंबर, वी नंबर है तो x तो हम पढ़ेंगे और x की वैल्यू v को असाइन कर देंगे. अब ये सिंपल है, हमें क्या करना है? x इज इक्वल टू गेट कैर v इज इक्वल टू x. ये दो स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप एग्री करते हैं कि इसे एक कैरेक्टर पढ़ लिया जाएगा जो x में जाएगा, और v इक्वल टू x बोलने से x की वैल्यू v में चली आएगी. अगर मैं यहां पे कर दूं सी आउट, तो वैल्यू छप जाएगी बाहर. ये तो हो गया एक कैरेक्टर के लिए. अब ये मुझे लगातार करते जाना है. कब तक? जब तक कैपिटल एक्स ना बता. तो कैसे इटरेशन लिखूंगा मैं, बोलिए? वाइल. क्या लिखूंगा वाइल के अंदर? ये चीज मुझे रिपीट करनी है. कब तक? जब तक x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स नहीं हो जाता. जब तक x कैपिटल एक्स नहीं हो जाता मुझे ये करते जाना है. ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है. यहां पे जब आऊंगा मैं, x की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है. x की कोई वैल्यू ही नहीं है. मान लीजिए x का जो लोकेशन असाइन हुआ था उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इंसिडेंटली वही है जो कैपिटल एक्स का ASCII कोड है. तो आप गए 12 के भाव, यहां आ जाएगा x इज इक्वल नॉट इक्वल टू एक्स, नहीं निकल आएगा बाहर बिना कुछ पढ़े. तो इसके लिए कोई तो भी आर्टिफिशियल वैल्यू दे सकते हैं आप x को कि जो कैपिटल एक्स ना हो. कोई भी कैरेक्टर जो कैपिटल एक्स नहीं है. तो मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू से p. कुछ फर्क नहीं पड़ता है, p लिखूं क्यों लिखूं, कुछ भी लिखूं. इससे फायदा क्या होगा? अब मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है कैपिटल p. अब जब यहां आएगा कंप्यूटर, व्हाइल x नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स, नहीं है कैपिटल एक्स क्योंकि वो तो p दिया था, तो चालू हो जाएगा इटरेशन. इसके अंदर आते से ही मैं एनीवे नई वैल्यू पढ़ रहा हूं, कैरेक्टर पढ़ रहा हूं कीबोर्ड से, और जो भी आएगा कैरेक्टर उसको मैं असाइन कर रहा हूं. तो अपने आप अगर ये x हुआ तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं हुआ तो ये चलता जाएगा. ये इटरेशन, यानी वो गाड़ी को कैसे धक्का मार के शुरू करते हैं ना, तो ये इटरेशन एक गाड़ी है, इसको धक्का मारने की जरूरत. और ये धक्का शुरू का ये लग रहा. या द इशू वाज दैट आई वांट टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन till I type capital X. So I say while character is not equal to capital X, I keep doing this. So this is a perfectly valid statement. यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये पूरा iteration, this will be a proper iteration. Now the problem in this iteration is, once I come inside, I will be getting a character from input, checking it again and again and again, printing its value, check. But for the first time when I come from the top, what is the value of X? We do not know what is the value. There is a location for X here. The value is question mark. 99% of the times, this question mark will be some arbitrary value.
So it will not be equal to capital X. Therefore, I will actually continue the iteration 99% of the time. But if we are unlucky, then it may so happen that at the beginning this contains capital X code itself. If that happens, then this while will stop. We want to ensure that the while does not stop. That while will stop only when somebody types capital X, not otherwise. So what we are doing? We are giving an artificial initial value. This is an artificial initial value. What this ensures is that in the location for X, now I have a valid ASCII code which is of character capital P. Since that is not capital X, when I come here, is X equal to capital X? No. So this condition is true. Therefore, I will come in, do this. Now here I am reading an actual character. By the way, there is a mistake here. This should be written as this. Opening bracket, closing bracket. A function without a parameter. Let us go to the next step. This is for getting one character. Suppose I want to get a name that you type. By the way, there is something which is important to understand what getchar is. Normally Cin जब आप लिखते हैं तो कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे उसके बाद एक ब्लैंक देना पड़ेगा तभी वैल्यू कंप्लीट होती है. ये getchar ऐसा नहीं है, ब्लैंक नहीं, क्योंकि ब्लैंक भी पड़ेगा. ये जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करेंगे तो इमीडिएटली वो getchar कैप्चर कर लेगा. It will capture it immediately, it will not wait. The moment you type, it will go in. You don't need to press enter, nothing. So the getchar is a very powerful function. In fact, if you have kept an infinite iteration, you can actually terminate it by putting a getchar somewhere at the end. And you check whether somebody has typed a character. The moment character is typed, you get out. So that is also a possibility. So getchar is a very powerful function, बहुत powerful function. अब इस function का utilize, ये हमने छाप दिया cout v. अब इसको थोड़ा अलग ढंग से लेते हैं. इसको बोलते हैं for each character read, store its ASCII code value in an array. Print all values in the array one by one on a new line. अभी कॉम्प्लिकेट कर दिया प्रॉब्लम. क्या कर दिया प्रॉब्लम को? अभी तक तो आप क्या कर रहे थे? वैल्यू पढ़ी एक्स में, उसको ASCII में कन्वर्ट किया, प्रिंट कर दी. दूसरी वैल्यू पढ़ी, कन्वर्ट किया, प्रिंट कर दी. अब सवाल यह है कि आप पढ़ो लेकिन उसको भूलो मत, उसको एक एरे में स्टोर करके रखो. दूसरा कैरेक्टर पढ़ोगे, दूसरे एलिमेंट में स्टोर करो. तीसरा पढ़ोगे, तीसरे एलिमेंट में स्टोर करो. ऐसे स्टोर करते जाओ. जब मैं कैपिटल एक्स लिखूं उस समय रुक जाओ और जितनी भी ASCII वैल्यूज आपने असेंबल करी है उनको प्रिंट करो. So I want to store ASCII values not in a simple variable called v but in an array. How will I solve this problem? तो पहले वो डिक्लेरेशन तो मैं कर ही देता हूं. char x int v. लेकिन अब मुझे जो भी वैल्यू आई है वो एक एरे में असेंबल करना है. एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी. तो उस एरे को मान लीजिए मैं लिख देता हूं int s. अब इसका साइज कितना लिखूं? और कोई नंबर? जो भी यहां पे लिखूंगा इसका मतलब क्या हुआ? what does it mean? It means I will not be able to store more than so many values. If I say 10, I will be able to store 10 values.
If I say 50, I'll be able to store 50. If I say 80, I'll be able to store 80. If I say 1000, I'll be able to say 1000. Since the problem does not say anything about it, I have to make some assumption. प्रॉब्लम में कुछ नहीं लिखा है तो मुझे assumption करना पड़ेगा. ये पहली सोच है आपकी. आपको सोचना पड़ेगा. जो भी सोचे आप. अब इस सवाल का उत्तर कौन सा सही है ऐसा कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? हर उत्तर सही है. आपने 5 चुना, किसी ने 10 चुना, किसी ने 50 चुना, किसी ने 100 चुना, किसी ने 1000 चुना. ठीक है. अब लॉजिक क्या लगाएंगे आप? जस्टिफाई कैसे करेंगे आपके उत्तर को? आपके अजम्पशन सही है गलत है कैसे बताएंगे? नॉर्मली कितने कैरेक्टर टाइप कर सकता है? तो आप ये सोचिए कि ये सवाल पूछने वाला आपके सामने बैठा है. मैंने आपको सवाल पूछा कि सब कैरेक्टर वैल्यूज आप स्टोर करें, मैं टाइप करते जाऊंगा. तो आप मुझसे पूछेंगे क्या भैया तुम में हिम्मत है 1000 कैरेक्टर टाइप करने की? नहीं है. तो 1000 तो नहीं करते, गरज नहीं. कितने करोगे? जनरली, अभी ये अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली व्हेन यू टाइप कैरेक्टर्स you will get tired after typing 5, 10, 50. You will type in one line, not more than one line. एक लाइन में कितने सिंबल होते हैं? आपके मॉनिटर की एक लाइन में कितने सिंबल होते हैं? गिने कभी? कितने कॉलम होते हैं जब आप एडिट करते हो? 80 कॉलम्स होते हैं. मॉनिटर में 80 कॉलम्स होते हैं. 80 कॉलम के बाद अगर आप टाइप करो तो आगे कुछ दिखने के लिए बचा नहीं हो, मॉनिटर के बाहर चला जाएगा कैरेक्टर. तो अंदरूनी कंप्यूटर जो है अपने आप उसको अगले लाइन पे ले आता है. अगर आप एंटर दबाते हैं तो अपने आप अगली लाइन शुरू हो जाती है. तो जनरली 50, 100, 80, 256 are reasonable numbers for such problem. But in real life, you have to think about what should be that size. Okay. So let us say we put an arbitrary size of 100. ये डिक्लेरेशन हो गए. अब हमें क्या करना है? यही काम करना है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है. हमें जैसे कैरेक्टर पढ़ लेंगे उसको एक एरे में डालना पड़ेगा. अब एरे के अलग अलग एलिमेंट में डालना चाहिए. पहला जो कैरेक्टर पढ़ेंगे इट शुड गो टू 0th एलिमेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर शुड गो टू एलिमेंट 1, थर्ड कैरेक्टर गो टू एलिमेंट 2 एटसेट्रा. तो एलिमेंट को तो हम इंडेक्स करेंगे, तो इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल लगा देते हैं यहाँ पे कॉमा दे के आए. यह इंडेक्स वेरिएबल हो गया. अब आई को पहले शुरू में क्या रखेंगे? 0. और जैसे जैसे कैरेक्टर पढ़ते जाएंगे वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे होना चाहिए. तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम बताइए आप इसको? यही इटरेशन यूज करें. This is an artificial character. इस बार क्वेश्चन मार्क चूज किया मैंने, बिकॉज आई हैव टू टाइप अप टू कैपिटल X, so no problem there. What should I do? I should read a character. But now I have to convert it into an ASCII value and assign it to what? I have to assign it to SI. What is the value of I here? It is not automatically 0. So when I say this, I should also say I equal to 0. If I don't do that, this will be wrong. अच्छा, पहली वैल्यू पढ़ी वो तो S1 S0 में चली गई. अब क्या मैं वापस चला जाऊं यहां से या ऐसा लिख दूं? अगर ऐसा करूंगा अगले टाइम में दूसरी वैल्यू पढ़ेगा वो फिर S0 में ही जाएगी. I इज इक्वल टू 0 था, x की वैल्यू 0 में चली गई, I 1 हो गया, वापिस चले गए.
अभी x पढ़ा है यहाँ पे हमने, क्या ये x कैपिटल X है? नहीं है, तो फिर से आऊंगा मैं, दूसरा कैरेक्टर पढ़ूंगा. दिस टाइम इट विल गो टू S1 and 1 will become 2. Next time it will go to S2, 2 will become 3 and so on till such time that capital X is not reached. अब मैं यहाँ आऊँगा तो मेरी जो S array है, कैपिटल S array, उसमें जितने भी कैरेक्टर आपने टाइप करे उतने रहेंगे, बराबर है. बस इसमें एक दिक्कत है, ये वन सीरियस प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम. व्हाट इज दैट सीरियस प्रॉब्लम? अच्छा, टोटल कैरेक्टर्स कितने इनपुट होंगे जब आप बाहर आओगे? मान लीजिए हमने एक और डिक्लेयर किया इंट एन कैर, और आपको यहां पे एन कैर की वैल्यू निकालना है, विच इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रेड. कितने कैरेक्टर पढ़े आपने? जो भी आई की वैल्यू होगी उतने पढ़े. आई इक्वल टू 0 गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, बाहर आएंगे तो आई इक्वल टू 4 होगा. आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ना जब आप बाहर आएंगे, क्योंकि आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया है आपने. अब 0, 1 एंड 2 में तो वैल्यू चली गई है, 3 हो गया तो बाहर आ गए आप, तो वैल्यूज कितनी हुई अंदर? 3, बिकॉज 0, 1 और 2 में है. तो जो भी आई की वैल्यू है वो एन कैर हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डायरेक्टली. ठीक है, जब आप बाहर आएंगे तो जो भी वैल्यू आई की होगी उतने कैरेक्टर आपने पढ़े. अब बताइए प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें? आपने मुझे प्रोग्राम दिया और बोला कि आप करो टाइप, जब तक आप एक्स नहीं टाइप करते तब तक ये पढ़ता जाएगा और बाद में सब एक्स की वैल्यू करेगा. मैंने 3-4 वैल्यू टाइप करी, कैपिटल एक्स दबा दिया, तो चारों वैल्यू यहाँ पे कैप्चर हो गई. इसके बाद में आप यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप लगा सकते हैं. फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन एन कैर, j प्लस प्लस, सी आउट एस जे एंड एल. देखिए क्या कर रहे हैं हम, एन कैर वैल्यूज पढ़ ली हमने एरे में. अब फॉर आई इक्वल टू 0 टू एन कैर माइनस 1 हम हर एक एलिमेंट उसको बाहर छाप रहे हैं. सी आउट लेस देन, लेस गलत हो गया. तो ये S0 प्रिंट करेगा, फिर S1 प्रिंट करेगा, S2 प्रिंट करेगा, लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी? S एन कैर माइनस 1. सब वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी. ये तो पूरा प्रोग्राम हो गया. अब इसमें बताइए गड़बड़ कहाँ हो सकती है? मुझे तो ये प्रोग्राम सही नजर आ रहा है, चलना चाहिए. किस हालत में ये प्रोग्राम ठीक नहीं चलेगा? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस प्रोग्राम विल नॉट वर्क करेक्ट. Ordinarily I am telling you it should work. Why? We are very clear. First character we are artificially assigning, artificially दे दिया उसकी कोई वैल्यू किक स्टार्ट करने के लिए. पहले अंदर आए, क्या x इक्वल टू कैपिटल एक्स है? नहीं है. हमने एक कैरेक्टर पढ़ लिया, उसको S0 में डाल दिया, उसके S की वैल्यू, I को बढ़ा दिया. अब हम वापस जाएंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर S1 में पढ़ा जाएगा, फिर S2 में, फिर S3 में. कहीं तो भी हम लोग कैपिटल X टाइप करेंगे. जब कैपिटल X टाइप करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे. उस समय जो आई की वैल्यू है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने कैप्चर कर ली और उसके बाद वो एरे प्रिंट कर दी. सही है. तो क्यों गड़बड़ हो सकता है? मान लीजिए पहला ही लेटर आपने कैपिटल एक्स टाइप किया तो क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएगा. उस समय एन कैर की क्या वैल्यू रहेगी? 0 रहेगी. फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन एन कैर. एन कैर तो 0 है, क्या 0 लेस देन एन कैर है? नहीं है. तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. जो सही है, जब आपने कैपिटल एक्स पहले दे दिया, आपने कुछ कैरेक्टर दिए ही नहीं उसको, तो कुछ नहीं प्रिंट किया उसने. लॉजिकल है बिहेवियर. मैं एक आपको केस बताता हूँ. आपने प्रोग्राम लिखा और मुझे दे दिया टेस्टिंग के लिए, दैट प्रोफेसर फाटक आई हैव रिटन ए प्रोग्राम, इट विल रीड ऑल कैरेक्टर्स टिल यू टाइप कैपिटल एक्स एंड देन इट विल प्रिंट ऑल एस की वैल्यूज. नाउ आई एम अ स्लीपी पर्सन, मुझे नींद आ रही है. मैं टर्मिनल पे बैठा, $/a.out बड़े मुश्किल से दबाया और उसके बाद में कोई एक कैरेक्टर दबाया P, फिर दबाया Q, फिर दबाया 2 और मुझे नींद आ गई. तो मेरा हाथ 2 पे रह गया तो 2 2 2 2 2 2 2 अंदर आते चले गए.
1000 2 चले गए अंदर, 1000। अब आपके एरे का क्या हो गया? एरे में कितने एलिमेंट है आपके? अगर 100 से ज्यादा एलिमेंट चले गए तो प्रोग्राम क्या करेगा? पहले तो आप एक कैरेक्टर पढ़ के उसको प्रिंट कर रहे थे, तो भले प्रोफेसर फाटक सो जाए टर्मिनल पे और 2 1000 बार आएगा तो 1000 वैल्यूज आएंगी उसके ASCII, लेकिन अब आप एरे में इकट्ठा कर रहे हैं। एरे का कुछ तो भी साइज है, वही वो घर वाला हिसाब। आपने 15 कमरे का घर बनाया है, आप उसमें 15 कैरेक्टर रख सकते हैं। अब फाटक जो है भेज रहा है कैरेक्टर एक के बाद एक के बाद, कहाँ रखोगे? घर भर जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? एरे बढ़ा दें। भाई मैं सो रहा हूं, आप कितने एरे बढ़ाओगे? मैं 2 घंटे सोया तो कम से कम 25-30 हजार कैरेक्टर तो ऐसे ही चले जाएंगे। एरे बढ़ा, एरे आप कितना भी बढ़ाएं, कोई तो भी आदमी गलती से या जानबूझ के उस एरे को क्रॉस कर सकता है। चूंकि प्रोग्राम आपने लिखा है, इसलिए आपकी जवाबदारी है कि एरे के बाउंड कभी क्रॉस ना हो। यह आपको प्रोग्राम में चेक करना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? while x not equal to capital X and I less than 100। छोटा एक कैपिटल X वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कितनी भी बार करो, अगर I की वैल्यू 100 से कम है तो आप करते रहो। 100 से अगर ज्यादा हो गई, सॉरी मैं आपको भगा दूंगा यहां से। फिर आप जितनी बार सो, 2 घंटे सो, लेकिन आप कैरेक्टर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं बाहर आ गया लूप के। अब उस समय जो भी वैल्यू I की होगी 99 होगी, अगर मैं बाहर आ गया तो 0 to 99 तक छापेगा वो, उतनी लिमिट है उसकी। तो प्रोग्राम आपका सेफ हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू आर डिक्लेयरिंग एन एरे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दैट यू आर नॉट एक्सीडिंग द साइज ऑफ द एरे। नोबडी एल्स विल चेक दैट, यू हैव टू चेक। ठीक है? अब इस प्रोग्राम को मैं एक अलग ढंग से लिखता हूं और आप बताइए क्या वो ढंग सही है। यहाँ पे बाय द वे चूंकि मैंने जे यूज किया है, इसलिए यहाँ पे इंट जे भी डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर इंट जे नहीं बोला तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। Analyze this program. I am not using any kickstart statement. I am not assigning anything to X. In fact, I am not using X at all. I am reading a character, instead of assigning it to X, उसको किसी X कैरेक्टर को असाइन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली उसको असाइन कर रहा हूँ SI प्लस प्लस। SI प्लस प्लस, एस एरे जो है वो इंटीजर एरे है,
ये एक्सप्रेशन क्या होगा, कैरेक्टर वैल्यू होगी, कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आ गई जो ASCII कोड होगा उसका। अब मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ कैपिटल एक्स से, कैपिटल एक्स का जो ASCII कोड है उससे ये कंपेयर हो जाएगा एक्सप्रेशन का वैल्यू। अगर ये नॉट इक्वल टू एक्स है तो ये कंडीशन सही है, उसके अलावा जो I की वैल्यू है वो 100 से कम होनी चाहिए। अगर इतना सब है तो आप एग्जीक्यूट करो। क्या एग्जीक्यूट करो, आपने कैरेक्टर तो पढ़ लिया कंडीशन के नाम पे, अब आपको खाली उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करनी है जो आपने एरे में रखी है। यहाँ पे I-1 क्यों लिखा और यहाँ पे I++ क्यों लिखा? सो लेट मी रीराइट दिस स्टेटमेंट स्लाइटली डिफरेंटली।